डी नॉमिनी का जो रोल है, जो उसको पावर है, वो रूल 59B(5) से प्रोवाइड होती है। ये स्कीम ऑफ मैनेजमेंट का रूल 59B है। इन दिस, 2 members to be nominated by the director, of whom one shall be an educationist and the other an officer of the Director of Education Delhi, not below the rank of principals of a higher secondary school. That means किसी भी मैनेजमेंट कमेटी जो भी स्कूल्स होते हैं हमारे, प्राइवेट स्कूल्स हों या एडेड स्कूल्स हों, अनएडेड स्कूल्स हों, उनको चलाने के लिए एक मैनेजमेंट कमेटी होती है उस स्कूल की। आप सबको ये नॉलेज होगी। इस मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स होते हैं डिफरेंट। अनएडेड स्कूल्स के अंदर मैक्सिमम 21 मेंबर्स होते हैं जनरली, और एडेड स्कूल्स के अंदर जनरली 15 मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम। इनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग किस्म से होता है, अलग अलग तरीके से होता है। हम यहाँ पर जो डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स के बारे में, क्या रोल होता है डी नॉमिनी का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो रूल 59B(5) it says that director will nominate 2 D nominees. एक उनमें से एजुकेशनिस्ट होना चाहिए, दूसरा एक ऑफिसर होना चाहिए नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल। क्योंकि मैक्सिमम आप सब लोग वाइस प्रिंसिपल्स हैं, तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अब आएगी टू एक्ट एज डीई नॉमिनी। माइनॉरिटीज के केसेस में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो एजुकेशनिस्ट पार्ट है, जो 2 डी नॉमिनी में से एक जो एजुकेशनिस्ट है, वो जरूरी नहीं है कि वो ऑफिशियल पर्सन ही हो। ही कैन बी अ नॉन ऑफिशियल पर्सन who belongs to the minority by which the school is established or run. मान लीजिए कोई क्रिश्चियन स्कूल है, उसके अंदर एक डी नॉमिनी तो कोई हमारा एचओएस प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल होगा, दूसरा डी नॉमिनी जो होगा वो उसी माइनॉरिटी, उसी रिलीजन या उसी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का होना चाहिए जिस माइनॉरिटी से उस स्कूल को चलाया जाता है। अगर क्रिश्चियन स्कूल है तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी से उस एजुकेशनिस्ट, उस डी नॉमिनी का संबंध होना चाहिए। कोई बौद्ध है तो बौद्ध से होना चाहिए, सिख से है तो सिख माइनॉरिटी से ही उस एजुकेशनिस्ट का अपॉइंटमेंट होना चाहिए माइनॉरिटी स्कूल्स के केसेस में। जनरल केसेस में जो नॉन माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, उसमें डायरेक्टर को पावर है कि एक एजुकेशनिस्ट को अपॉइंट करे। वो जर्नली हमारे यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, और दूसरा डी नॉमिनी करे। 2 डी नॉमिनी होते हैं क्योंकि दैट अनदर डी नॉमिनी शुड नॉट बी बिलो द रैंक प्रिंसिपल ऑफ अ हायर सेकेंडरी स्कूल। तो ये हमारे डी नॉमिनी का कॉन्स्टिट्यूशन है। 2 मेंबर्स होंगे, एक एजुकेशनिस्ट होगा और एक प्रिंसिपल या वाइस एचओएस लेवल का ऑफिसर। हमारा रोल, व्हाट विल बी द रोल ऑफ डी नॉमिनी। डी नॉमिनीज के बहुत सारे रोल्स हैं, और मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो शायद डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर जो हमारे डी नॉमिनीज होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पर्सन होते हैं किसी भी प्राइवेट अनएडेड स्कूल के लिए या एडेड स्कूल के लिए। लेकिन जैसा देखा गया है, पास हिस्ट्री है कि हमारे डी नॉमिनीज की परफॉर्मेंस उस लेवल पे नहीं हो पाती है। उसके कुछ रीजंस हैं कि लैक ऑफ ट्रेनिंग है, लैक ऑफ नॉलेज है, पॉसिटी ऑफ टाइम है, क्योंकि प्रिंसिपल्स और हेड ऑफ स्कूल्स को बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं। तो वो डी नॉमिनी का रोल उस लेवल से, उस स्टैंडर्ड से नहीं निभा पाते हैं जिसकी ज़रूरत इस डीसीआर एक्ट के थ्रू उनको सौंपी हुई है। उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू दिस एक्ट। लेकिन हम बिकॉज ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म द करेक्ट रोल ऑफ डी नॉमिनी। डी नॉमिनी के रोल्स क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, इसके बारे में हम अब आगे डिस्कशन करेंगे। स्कूल के अंदर कुछ कमिटीज होती हैं, जैसे मैनेजिंग कमेटी, सिलेक्शन कमेटी, तीसरी होती है डिपार्टमेंट प्रमोशंस करी जाती है, डिसिप्लिनरी कमेटी, ऑफिशियल या टीचर्स या स्टाफ एक्शन लेना होता है तो उसके लिए डिसिप्लिनरी कमेटी। तो ये 3-4 तरीके की कमेटीज होती हैं, मैनेजिंग कमेटी, सिलेक्शन कमेटी, डिपार्टमेंट प्रमोशन, टीपीसी बोलते हैं जिसको, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और कमेटी। मैनेजिंग कमेटी में
क्या रोल डी नॉमिनी का होता है। मैनेजिंग कमेटी में एज पर रूल 59 जैसे हमने अभी था, वी हैव 2 नॉमिनीज ऑफ द डायरेक्टर। इसमें सबसे अहम जो वो हर मैनेजिंग कमेटी रोल प्ले करने का जब टाइम आएगा तो सबसे ज़्यादा केसेस आपके पास सस्पेंशन ऑफ एन एम्प्लॉय के आएंगे। हम डायरेक्टली उन्हीं पॉइंट्स को ले रहे हैं जहाँ पे आपका रोल है मैनेजिंग, लेकिन जहाँ सबसे ज़्यादा आप इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। जनरली बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे सस्पेंशन ऑफ एन एम्प्लॉय के केसेस आएंगे। किसी भी एम्प्लॉय को, टीचर को, स्टाफ को सस्पेंड करने की पावर सिर्फ मैनेजिंग कमेटी को होती है एज पर एक्ट, DCR एक्ट। तो डी नॉमिनी शुड इंश्योर that there are adequate grounds of suspension before agreeing to it। जब आपको कमेटी की मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा कि आज हमारे स्कूल में मीटिंग है मैनेजिंग कमेटी की, और एजेंडा आपको मिलेगा कि उसमें क्या डिस्कस होना, क्या डिसाइड करना है, हमें इस एम्प्लॉयज़ का सस्पेंशन डिसाइड करना है। तो आप जब वो मीटिंग अटेंड करेंगे तो डी नॉमिनी शुड इंश्योर वो सस्पेंशन जो है वो प्रॉपर ग्राउंड्स के ऊपर होना चाहिए। जनरली कुछ प्राइवेट स्कूल्स में ये एक रूटीन सा है, कोई भी आदमी किसी भी बहुत ट्रिवियल, बहुत छोटी सी मैटर्स के ऊपर उनको सस्पेंड कर दिया जाए। बट व्हेन द सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर द इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ एन एम्प्लॉय, तो कई बार आपको नोटिस देकर नहीं बुलाएगा स्कूल और इमीडिएटली सस्पेंड कर देगा उस एम्प्लॉय को। ये दो तरीके के केसेस आएंगे सस्पेंशन के आपके। एक तो आपको कमेटी की मीटिंग में बुलाया जाएगा, नोटिस मीटिंग है और उसमें ये एजेंडा है इस आदमी के सस्पेंशन के ऊपर डिस्कशन करना है। दूसरा, इमीडिएटली उस एम्प्लॉय का सस्पेंशन मैनेजमेंट कमेटी अपने लेवल पर डिसाइड कर लेगी। दोनों तरीके के केस आपके पास आएंगे। पहले वाले केस में तो आप जाएंगे, डिस्कशन होगा, आपको ग्राउंड लगता होगा तो आप उनके साथ एग्री करेंगे और वो आदमी, वो एम्प्लॉय सस्पेंड होगा और उसकी फाइल फॉर अप्रूवल डायरेक्टर के पास यहाँ आना मैंडेटरी है। ये इंश्योर करना है हमें फर्स्ट केस में। जो भी मैनेजिंग कमेटी एक यूनानिमस डिसीजन ले लेती है, उसके बाद सस्पेंशन विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। दूसरे केस में जहां पे इमरजेंट सस्पेंशन है, उसके लिए भी विद इन 15 डेज डायरेक्टर का अप्रूवल स्कूल की मैनेजिंग कमेटी को प्रिक्योर करना पड़ेगा डायरेक्टर। ये 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना यहाँ पर कि विद इन 15 डेज वो डायरेक्टर का अप्रूवल लेके उस एम्प्लॉय को उस मैनेजिंग कमेटी के सामने रखेंगे कि हमें डायरेक्टर का अप्रूवल मिल गया है और ये हमने इमीडिएट सस्पेंशन हमने इनका कर रखा था। अगर वो नहीं ले पाते हैं डायरेक्टरेट का अप्रूवल या किसी वजह से वो अप्रूवल नहीं मिलता है, तो उस आदमी को रीइंस्टेट करना जिम्मेदारी है मैनेजिंग कमेटी। यहाँ पर डी नॉमिनीज को दो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, रूल पोजीशंस हैं, वो जरूर रेफर करनी चाहिए। एक है सेक्शन 8 ऑफ TCR एक्ट। इसके अंदर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि फॉर एनी सस्पेंशन ऑन एम्प्लॉय प्रायर अप्रूवल ऑफ DE इज रिक्वायर्ड। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की अप्रूवल चाहिए, दैट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 8। दूसरा, रूल 115 जरूर रेफर करें। इसमें वो ग्राउंड्स बताए हुए हैं कि किन किन ग्राउंड्स के ऊपर सस्पेंशन किया जा सकता है। ये बहुत आप लोगों को हैंडी रहेगा अगर आप रूल 115 पढ़ेंगे उस टाइम पे सस्पेंशन मीटिंग अटेंड करने से पहले। कुछ ग्राउंड्स हैं जैसे किसी के अगेंस्ट में हमने डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंटेम्पलेट, किसी FIR लॉज हो गई है किसी और केस में, उस आदमी को सस्पेंड किया जा सकता है। एम्बेलेजमेंट के चार्ज लग गए हैं, गड़बड़ी फाइनेंशियल एम्बेलेजमेंट के चार्ज लगे हुए हैं किसी स्टाफ के ऊपर, उनको सस्पेंड किया जा सकता है। क्रूएलिटी अगेंस्ट स्टूडेंट एंड एम्प्लॉयज है, मिसबिहेवियर टुवर्ड्स पेरेंट्स हैं, या किसी भी ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का चार्ज किसी भी एम्प्लॉय पे लगता है, स्टाफ पे, टीचर पे, तो अंडर रूल 115 को डिफाइन करा हुआ है क्या क्या चार्जेस पे सस्पेंड किया जा सकता है। तो हम मैनेजिंग कमेटी उसको डिसाइड करके सस्पेंड कर सकती है। एक रूल 116 भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर ये बताया हुआ है कि हम सस्पेंशन के बाद उसको सस्पेंस अलाउंस देना होता है। सस्पेंशन के बाद उसको सस्पेंस अलाउंस देना पड़ता है। तो ये भी
बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एम्प्लॉय को खाली सस्पेंड करके नहीं छोड़ना है, उसको सस्पेंस अलाउंस भी दिलवाना है। वो डी नॉमिनी अपने नोट में रेफर कर देता है कि 50% अलाउंस इसको फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन दिया जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल रहेगा ड्यूरिंग द सस्पेंशन ऑफ एन एम्प्लॉय। नेक्स्ट है प्रोबेशन ऑफ एन एम्प्लॉय के लिए। मैनेजिंग कमेटी डिसाइड करती है कि किसी एम्प्लॉय का प्रोबेशन पीरियड क्या होगा। एज पर रूल हर एम्प्लॉय का प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर है, but DE nominee should ensure that there are adequate grounds for the extension of probation or termination during probation as the case may be. जनरली प्रोबेशन पीरियड 1 साल का होता है, लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है और आपको लगता है, मैनेजिंग कमेटी को लगता है कि इसका 1 साल का एक्सटेंशन और करना चाहिए प्रोबेशन का, तो डी नॉमिनी उन फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को जरूर एनालाइज करे वहाँ मीटिंग में, इसका एक्सटेंशन प्रोबेशन का क्यों किया जा रहा है, इसको कंफर्मेशन क्यों नहीं दिया जा रहा। और आपको लगता है कि हाँ, मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स बहुत ठीक ढंग से बता रहे हैं सब चीज़ को और आपके सामने फैक्ट्स भी हैं, तो आप उनकी इस डिसीजन से एग्री करें, प्रोबेशन एक्सटेंड कर दिया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर होती है टर्मिनेशन की ड्यूरिंग प्रोबेशन। तो जर्नली क्या होता है कि प्राइवेट स्कूल्स में किसी भी एम्प्लॉय टीचर्स को रख लिया जाता है 1 साल के लिए कि जी आप प्रोबेशन पे हैं। ये बहुत बड़ा ग्राउंड बनाया जाता है, कवर अप करते हैं स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल्स। किसी भी एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट कर लिया और उसे 1 साल बाद निकाल दिया। निकालते किस ग्राउंड के ऊपर है कि जो प्रोबेशन में था और हमने इसका अब टर्मिनेशन कर दिया, इसका प्रोबेशन एक्सटेंड भी नहीं करा और टर्मिनेशन कर दिया। लेकिन टर्मिनेशन ड्यूरिंग प्रोबेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है यहाँ पे डी नॉमिनी का, कि ड्यूरिंग प्रोबेशन ही अगर टर्मिनेशन करना है तो डी नॉमिनी के सामने ऐसे चार्जेस ऐसे चार्जेस की डिटेल्स होनी चाहिए जिन ग्राउंड पे उसका प्रोबेशन टर्मिनेट किया जा रहा है, उसकी सर्विस को टर्मिनेट किया जा रहा है। इसके लिए हमें रूल 105 एक रूल है जिसमें बताया गया है कि प्रोबेशन 1 ईयर का होना चाहिए, एक्सटेंशन 1 साल के लिए और किया जा सकता है, बट all these things will be done by the prior approval of Directorate of Education. अगर 1 साल के प्रोबेशन के बाद किसी का प्रोबेशन बढ़ाया जा रहा है तो डी नॉमिनी उसमें लिखेंगे कि इट रिक्वायर्स दी प्रायर अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर। अगर 1 साल के बाद टर्मिनेट किया जा रहा है, डीई नॉमिनी मीटिंग के मिनट्स में लिखवाएंगे कि इट रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर। दोनों केसेस में डी की डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की अप्रूवल जरूरी है, प्रोबेशन बढ़ाने में भी और ड्यूरिंग प्रोबेशन टर्मिनेट करने में भी। एक अभी लास्ट टू लास्ट मंथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है इसी टॉपिक के ऊपर, रूल 105 के ऊपर। दुर्गाबाई देशमुख सीनियर सेकेंडरी स्कूल है दिल्ली में, उनके ही स्कूल उसी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, हम रूल 105 को प्रॉपरली फॉर रिकॉर्ड करें। दैट मीन्स इसमें प्रायर अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर ज़रूर इंश्योर करें। कहीं कहीं ये डेफिनेशन में ऐसा लगता है जब हम रूल 105 पढ़ते हैं कि इसमें शायद माइनॉरिटी को ज़रूरत नहीं होती प्रायर अप्रूवल की डायरेक्टर की। किसी भी एम्प्लॉय टीचर का प्रोबेशन बढ़ाने के लिए या ड्यूरिंग प्रोबेशन टर्मिनेशन करने के लिए माइनॉरिटी स्कूल को शायद ज़रूरत नहीं पड़ती डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की अप्रूवल की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दुर्गाबाई देशमुख केस में क्लियर कर दिया है दैट इन द केस ऑफ माइनॉरिटी स्कूल द प्रायर अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड। माइनॉरिटी स्कूल्स को इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है। इसके लिए एक सर्कुलर भी इशू कर दिया गया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के थ्रू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैनेजिंग कमेटी करती है अपॉइंटमेंट। ये सारे जितने भी रोल्स हम बता रहे हैं, सस्पेंशन ऑफ एम्प्लॉय, प्रोबेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, अब हम अपॉइंटमेंट की बात करेंगे। ये सारी पावर मैनेजिंग कमेटी के पास होती है, जिसमें डीई नॉमिनी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर होता है। तो आप इन सारे रोल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कैसे कराई जाती है? अपॉइंटमेंट या तो सिलेक्शन कमेटी के थ्रू करी जाएगी, एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी, सिलेक्शन कमेटी में आप मेंबर होंगे, या थ्रू प्रमोशंस के थ्रू कोई अपॉइंटमेंट होगी। टीजीटी से पीजीटी टीचर्स को प्रमोट किया जाता है तो उसको डीपीसी बोलते हैं, डिपार्टमेंटल प्रमोशन।
आप जब इस कमेटी का पार्ट होते हैं ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट और आपको ये लगता है कि इसका सिलेक्शन, किसी टीचर का सिलेक्शन या किसी टीचर का प्रमोशन ठीक नहीं किया जा रहा है, शी और ही इज नॉट फुलफिलिंग दी रिक्रूटमेंट रूल्स, या उसका एक्सपीरियंस प्रॉपर नहीं है, या उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैनेजिंग कमेटी उसको प्रमोट कर रही है ऊपर वाली पोस्ट पे, या उसको सेलेक्ट कर रही है, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है मैनेजमेंट कमेटी के साथ। मैनेजिंग कमेटी कहती है हम इसका अपॉइंटमेंट करेंगे, लेकिन आपको लगता है नहीं अपॉइंटमेंट ठीक नहीं है, तो आप अपने उस व्यू को एनफोर्स करिए, मैनेजमेंट कमेटी को बताइए कि ये एज पर आरआर ऐसे होना चाहिए था, लेकिन इस टीचर के पास ऐसे क्वालिफिकेशंस नहीं है, आप इसका अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। पहली बात तो मैनेजिंग कमेटी आपके बात को मानेगी, क्योंकि उनको आपके मिनट्स पे साइन कराने हैं और आपका अप्रूवल लेना है। दूसरा, अगर वो नहीं मानते हैं कि नहीं हमने तो करना है और हम आपके ओपिनियन को से हम तारुफ नहीं रह सकते, कहीं पे इंटरप्रिटेशन का कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, देन इट इज द रोल ऑफ द डी नॉमिनी, जब भी वो मिनट्स बनते हैं उस कमेटी के मीटिंग के, तो उसके अंदर आप अपना ओपिनियन अलग से ज़रूर लिखवाएं। अगर वो नहीं लिखते हैं मिनट्स में, तो आप जब साइन करते हैं अटेंडेंस शीट के ऊपर या किसी भी रजिस्टर के ऊपर, तो अपने खुद के पेन से अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किस ग्राउंड पे है वो रीज़न कोट करते हुए वहाँ मेंशन कर दीजिए। ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है। डी नॉमिनी को ये अधिकार है, पूरी उसकी पावर है कि वो मैनेजिंग कमेटी के किसी भी डिसीजन को माने या उसे एग्री करे या डिसएग्री। कहीं भी कोई किसी प्रेशर या इन्फ्लुएंस का हमें स्कोप नहीं छोड़ना चाहिए। और जहां भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, आपका और बाकी मेंबर्स का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, आप उसके बाद उस मैटर को डायरेक्टर एजुकेशन को रेफर कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं उसमें कि बिकॉज आई एम नॉट एग्रीइंग टू दिस ऑन दीज ग्राउंड्स इट शुड बी रेफर टू डायरेक्टर। डी नॉमिनी को फॉर अपॉइंटमेंट एक रूल 96 और रूल 98 जरूर पढ़ना चाहिए। देखिए, इस पूरे सिनेरियो में या जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डी नॉमिनी करना चाह रहे हैं, तो सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि हम लीगल पोजीशन से या रूल से ज़रूर हम लोगों को अच्छी नॉलेज हो। तो जो रूल्स अभी हम कोट कर रहे हैं, वैसे तो ये पूरी की पूरी पीपीटी आपके साथ शेयर हो जाएगी अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन जो रूल्स हम ड्यूरिंग पीपीटी डिस्कस कर रहे हैं वो रूल आप अलग से जरूर मेंशन कर लें, कहीं नोट कर लें, ताकि इन रूल्स को, बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं ये, पढ़ने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, इन रूल्स को पढ़ें जरूर आप एक बार। एज ए डी नॉमिनी क्या चीज़ें आपको देखनी है, तो फॉर अपॉइंटमेंट रूल 96 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया हुआ है कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कमेटी का फॉर्मेशन डिफरेंट पोस्ट के लिए कैसा होगा। हेड ऑफ स्कूल को अगर अपॉइंट करना है, मान लीजिए किसी प्रिंसिपल का सिलेक्शन है तो क्या चीज़ करनी है, किसी टीचर का सिलेक्शन है तो क्या फॉर्मेशन होगा सिलेक्शन कमेटी का। उन सिलेक्शन कमेटी का फॉर्मेशन बिल्कुल एज पर रूल 96 होना चाहिए। पता लगा सिलेक्शन कमेटी में जो चेयरमैन है उसका कोई ब्लड रिलेटिव का सिलेक्शन हो रहा है, वो आपको जरूर इंश्योर करना है। ये प्रिंसिपल कौन है, कहीं सिलेक्शन कमेटी का जो चेयरमैन है उसकी कहीं बेटी तो नहीं है, कहीं उसका कोई ब्लड रिलेशन में कोई और कैंडिडेट तो नहीं है। तो फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी जरूर इंश्योर करें ड्यूरिंग विद द रूल 96। और मान लीजिए आपको ये नोटिस में आता है कि ये कहीं सिलेक्शन कमेटी का फॉर्मेशन या कॉन्स्टिट्यूशन ठीक नहीं बनाया हुआ स्कूल, वहीं ऑब्जेक्ट करिए चेयरमैन साहब को या जो भी ब्लड रिलेशन में उनको बोलिए जी आप इस सिलेक्शन से हट जाएं, क्योंकि आपके ही ब्लड रिलेटिव इसमें कैंडिडेट हैं, आप इस सिलेक्शन से दूर हैं, किसी दूसरे को चेयरमैन बनाएं इस कमेटी का, और उसके बाद सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग करें। मैक्सिमम केसेस में डी नॉमिनी उस टाइम पर पॉइंट आउट नहीं करते, जब सिलेक्शन हो जाता है, जब उसके बाद कंप्लेंट होती है, तो हम देखते हैं कि डी नॉमिनी ने एग्री करा हुआ उस सारी चीज़, साइन है उनके सब जगह। तो डिपार्टमेंट ने एक तरीके से उनके इस रॉन्ग डूइंग को एक्सेप्ट कर लिया, उसको अप्रूवल दे दिए, क्योंकि डी नॉमिनी के साइन है वहां पर। तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होने के चांसेस हो जाएंगे कि जो डी नॉमिनी उस टाइम पे मौजूद है वहां मीटिंग में, उसने ये चीज़ क्यों नहीं देखी। उनका तो रॉन्ग सिलेक्शन है, प्राइवेट स्कूल है, उसके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस और जो चीज़ होनी है होगी, लेकिन एज ए डी नॉमिनी आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो सकती है
तो रूल 96 को बहुत अच्छे से पढ़ लें, रूल 98 को भी पढ़ें कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी सिलेक्शन में कौन हो सकता है। तो ये दो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रूल 96 एंड रूल 98 ऑफ DCR रूल्स 1970। इसके आगे एक और इम्पॉर्टेंट और आज की डेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैनेजिंग कमेटी अपना रोल प्ले करती है, जिसके अंदर डी नॉमिनी मेंबर होते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम, किसी भी स्कूल की इनकम का यूटिलाइजेशन कैसे होना है। हैं तो बजट पास करते हैं, क्या चीज़ स्कूल में होनी है, क्या चीज़ स्कूल में नहीं होनी है, मैनेजिंग कमेटी अपने एजेंडा में लाती है, डिसाइड करती है कि ये ऐसे होना चाहिए, हाँ पैसा खर्च करना है हमने, चेयर्स टैक्स खरीदने हैं, या बिल्डिंग का ये 2 रूम हमें बनाने हैं, ये लाइब्रेरी हमने अपग्रेड करनी है। ये सारी चीज़ें मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में डिसाइड की जाती हैं जनरली। वहाँ पे उसका जो बजट है, उसकी जो इनकम है स्कूल की, उसके बारे में भी डिस्कशन होता है। तो आप उस मैनेजिंग कमेटी के मेंबर होते हैं। जब आप उस प्रोविजंस को, DCR एक्ट के रूल्स को जानते होंगे कि इस स्कूल की इनकम को कैसे यूटिलाइज करने की पावर है इस स्कूल को, तब आप एक अच्छा रोल वहां प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम जगह स्कूल क्या करता है, बिल्डिंग खड़ी कर लेता है, प्लेग्राउंड बना देता है, एस्ट्रोटर्फ डलवा देता है हॉकी के प्लेग्राउंड में, बहुत अनाप शनाप खर्चे कर देता है, और टीचर्स की सैलरी की बात आती है तो दिखा देता है हमारे पास फंड ही नहीं है, हमारे पास तो फीस ही नहीं आई है, हमारे पास तो ये इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी, हमारा तो फंड खर्च हो गया सारा। तो ये पोजीशन इसलिए आती है क्योंकि स्कूल जो है वो अपनी इनकम को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करता है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम देखना मैनेजिंग कमेटी के अंदर ई नॉमिनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके लिए 3 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको मैं बड़े आसान शब्दों में आपको बता दूंगा, एक एक लाइन में बताऊंगा, आप बहुत आराम से इस चीज को बिना बुक को ज्यादा रेफर करे हुए आप समझ सकते हैं। एक रूल है 175, इसके अंदर ये बताया हुआ है कि स्कूल को जो डिटेल्स ऑफ इनकम एक्रूइंग टू द स्कूल, इनकम कैसे कैसे हो रही है स्कूल को, फीस से आ रही है, डोनेशन से आ रही है, सब्सक्रिप्शन से आ रही है, स्कूल के पास इनकम कैसे आ रही है, उस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कैसे करा जाएगा, वो रूल 175 में बताया हुआ। तो स्कूल के पास डिटेल होनी चाहिए सारी इनकम की कि कहाँ कहाँ से फंड आ रहा है, सोसाइटी ने उसको हेल्प करी है, तो वो लिखा हुआ होना चाहिए उसके पास। तो रूल 175 में इनकम की डिटेल आपको मिलेगी। रूल 176 ये कहता है कि स्कूल किसी खास मकसद से, किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए कोई कलेक्शन करता है अगर स्टूडेंट्स से, तो वो उसी स्पेसिफिक फंक्शन पे वो सारा का सारा अमाउंट खर्च होना चाहिए। मान लीजिए स्कूल एक सब बच्चों से कहता है जी कल आप 100 रुपीज लेकर आइए, किस लिए लेकर आए, कि जी हमने एक एनुअल फंक्शन करना है और हमारे पास फंड, तो हम एनुअल फंक्शन करना चाहते हैं। तो ये एनुअल फंक्शन के अंदर अगर उनका कलेक्शन 2 लाख रुपए का या 3 लाख रुपए का हुआ सब स्टूडेंट से, तो ये सारा का सारा पैसा उसी एनुअल फंक्शन के लिए खर्च होना चाहिए। अदरवाइज कहा जाता है एनुअल फंक्शन करा जाएगा, 100 100 रुपए, 200 200 रुपए, 500 500 रुपए सब बच्चों से मंगाए जाते हैं, लेकिन एनुअल फंक्शन क्या किया जाता है, मना कर दिया जाता है कि आज इस साल एनुअल फंक्शन नहीं होगा, और वो जो कलेक्शन जो है वो अपने दूसरे कामों में यूटिलाइज करता है स्कूल। तो ये चीज आपको 176 रूल जो है वो कहता है कि कलेक्शन फॉर स्पेसिफिक फंक्शन शुड बी स्पेंट फॉर दैट पर्पस ओनली, किसी दूसरे पर्पस के लिए नहीं करना चाहिए। एनुअल फंक्शन के लिए पैसे मंगाए और खरीद ली उससे बस, ऐसा नहीं हो सकता। उससे टाटा 407 खरीद लिया, स्कूल के दूसरे वो हरी भरी बस जो होती है वो खरीद ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस काम के लिए कलेक्शन किया गया उसी के लिए उसको एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तीसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल 177, इसका बहुत वायलेशन मिलेगा आपको हर प्राइवेट स्कूल में आज की डेट में ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक, इस रूल का बहुत वायलेशन है। तो इसको बहुत आसान शब्दों में मैं बताऊंगा कि रूल 177 क्या पावर देता है आपको, या किस तरीके से इस रूल का हम ऑपरेशन कर सकते हैं।
रूल 177 कहता है कि ये आपको डिफाइन कराता है हाउ टू यूटिलाइज दी फी कलेक्शन। जितनी भी फीस आती है ये स्पेसिफिकली फीस के लिए है। 9.9% केसेस में इनकम सिर्फ स्कूल की फीस ही होती है। बहुत कम जगह से डोनेशन या दूसरा कोई और प्रोविजन आता है किसी स्कूल के पास, अदरवाइज फीस ही मेन सोर्स ऑफ इनकम है स्कूल का। रूल 177 ये बताता है कि हाउ अ स्कूल हैज टू यूटिलाइज दी फीस कलेक्शन। कलेक्शन कैसे यूटिलाइज करना है, स्पेसिफिक लिखा हुआ है उसमें कि सबसे पहले फीस कलेक्शन होगा, फी कलेक्शन से स्पेंट होगा पे एंड अलाउंसेस। सबसे पहला स्टेप फी कलेक्शन का होगा कि उससे टीचर्स के, एम्प्लॉयज की, स्टाफ की सैलरी और उनके अलाउंसेस दिए जाएंगे, नथिंग एल्स। कुछ भी हो रहा हो स्कूल में, कितनी भी कोई जरूरत हो, उसको नहीं करा जा सकता। इट इज अ बैन। तो रूल 177 का फर्स्ट स्टेप क्या है कि जितनी भी फी कलेक्शन है उसको स्कूल यूटिलाइज ही नहीं कर सकता जब तक कि वो सबकी पे और अलाउंसेस ना दे दे। उसके बाद यूटिलाइजेशन करा जाएगा उनके ग्रेजुटी और पेंशन के लिए और रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। जिनकी ग्रेजुटी जानी है या जिनको पेंशन देनी है और भी जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, उनके पास जाना चाहिए फीस कलेक्शन का जो शेयर है। पहले पे दीजिए, पे के बाद दीजिए आप उनकी ग्रेजुटी और पेंशन। फिर आपको लगता है कि अब पैसे बच गए हैं, स्कूल को लगता है, तो आप एक्सपेंशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। कोई हॉस्टल आपने बनाया हुआ है, उसके आपको पता लगता है कि एडमिशन ज्यादा हो गए हैं और स्कूल में हॉस्टल की थोड़ी रिक्वायरमेंट 4 रूम की बढ़ गई, तो आप 4 रूम उसमें बनवा सकते हैं उस फी कलेक्शन से। लेकिन आपको पहले ये 2 जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ेगी, पे एंड अलाउंसेस की और ग्रेजुटी और पेंशन। फिर भी उसके बाद अगर आपके पास सेविंग बचती है तो आपको अवार्ड देना, स्कॉलरशिप देना, या एक ही सोसाइटी का कोई दूसरा स्कूल है वो उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं बन पा रही है, तो कई लोग पहले क्या करते थे, सीधा उठाई फीस कलेक्ट करी और सारी की सारी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर देते थे। या दूसरे अपना कोई कॉलेज चला रहा है, मैनेजमेंट हुई, उसके अंदर ट्रांसफर कर देते थे कि ये आप अपना कॉलेज चलाइए। ऐसा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल एंड में आएगा। सारी चीजें खर्च होने के बाद जब आपके पास कुछ शेयर बच जाता है तो आप अपने उसी मैनेजमेंट के किसी स्कूल को, यानी किसी दूसरे स्कूल की मैनेजमेंट को जो आपकी सोसाइटी से कनेक्टेड नहीं है, उसी सोसाइटी से कनेक्टेड स्कूल या उसी सोसाइटी द्वारा चलाया हुआ कोई दूसरा छोटा स्कूल है, उसको आप हेल्प करने के लिए वो फंड कुछ दे सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको जानना बहुत जरूरी है। रूल 177 में जब भी मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हो और बजट पास हो, यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम के ऊपर कोई डिस्कशन हो, तो आप रूल 177 का कोट करें। वहां पर आप उनसे पूछें, क्या आपने पहले पे और अलाउंसेस दे दिए सारे एम्प्लॉयज के? क्या आपने ग्रेचुटी पेंशन का सारा शेयर निकाल के दे दिया उनको? उसके बाद ये चीज आप कर सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट कमेटी में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे दबाने वाले, नहीं नहीं अभी तो हमें ये जरूरत है। कोई बात नहीं, आप उनकी बात नहीं मानेंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मिनट्स में नोट करवा दें आप सीधा सीधा कि जी तो ये इन्होंने रूल 177 का वायलेशन कर रहे हैं और आई डोंट एक्सेप्ट देयर ओपिनियन, माय ओपिनियन इज दिस। मिनट्स ऑफ द मीटिंग में कोट कर दें। अब कई जगह क्या होता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग टाइप करने वाले भी वही हैं, वही पेपर लाने वाले हैं, तो आपको हो सकता है उसमें हेल्प ना मिले। तो जो रजिस्टर है, आपको लगता है कि ये शायद मिनट्स में नहीं डालेंगे प्रॉपर आपके व्यूज को, वहीं जो रजिस्टर या अटेंडेंस शीट है जो साइन कर रहे हैं उसी के ऊपर कोट कर दीजिए इन चीजों को साइन करते हुए। बट नेवर रिफ्यूज टू साइन। कई बार ये देखा गया है कि डी नॉमिनी अगर किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, वहां पर एग्री नहीं करते मैनेजिंग कमेटी में, तो वो एक हथियार ये अपनाते हैं शायद कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है कि मैं साइन ही नहीं करता जी, आपके तो मिनट्स पास ही नहीं होगा आपका ये कुछ भी। ये गलत स्टेप है हमारा डी नॉमिनी। आप साइन करेंगे, आप क्योंकि अटेंडेंस वहां पे अगर आपकी लग रही है तो वो बहुत इफेक्टिव है, और साथ ही साथ आप अपने मिनट्स अपने हैंड राइटिंग में कोट करें, उससे एक परमानेंट रिकॉर्ड बनता है, वो अलग नहीं जा सकता। नहीं तो वो आपकी एब्सेंट दिखा देंगे, बेशक आप वहां गए हुए हो और आपने साइन नहीं करे, तो वो बता देंगे कि साहब हमने डी नॉमिनी को बुलाया था, इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उन्होंने अटेंड ही नहीं करी। तो आप नहीं बता पाएंगे कि आप गए भी थे कि नहीं गए।
तो रिफ्यूज, नेवर रिफ्यूज टू साइन द अटेंडेंस शीट। साइन करिए और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो अपना एक नोट छोड़िए उसको। कुछ डी नॉमिनीज को प्रॉब्लम आती है जब वो माइनॉरिटी स्कूल्स के डी नॉमिनी बन जाते हैं। माइनॉरिटी स्कूल्स जनरली क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज, सिख माइनॉरिटीज, जैन माइनॉरिटी स्कूल्स हैं जो दिल्ली में, या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्कूल्स हैं दिल्ली में। एक्ट के अंदर ये कहा हुआ है कि डी नॉमिनी ऑन द मैनेजिंग कमेटी एंड द सिलेक्शन कमेटी और द डीपीसी शैल बी दैट ऑफ एन ऑब्जर्वर और एन एडवाइजर ओनली। डी नॉमिनी का रोल मैनेजिंग कमेटी में या सिलेक्शन कमेटी में सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह है या एक एडवाइजर की तरह है, ये एक्ट में लिखा हुआ है। तो माइनॉरिटी स्कूल्स इस वजह से डी नॉमिनी के इंपॉर्टेंस नहीं देते ड्यूरिंग मैनेजिंग कमेटी। वो कहते हैं जी आप बैठिए, आइए बैठिए, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, बिकॉज यू आर अ सिंपल ऑब्जर्वर, आप देखिए। लेकिन अगर इसका हम दूसरे तरीके से इंटरप्रिटेशन करें तो ये तो बहुत बड़ी आपको पावर दे दी एज एन ऑब्जर्वर। आप वहां पर, इट डजंट लेसन योर इंपॉर्टेंस देयर इन एनी वे। You are required to put forth your views of the government and to give the advice as per the correct legal position which is to be recorded in the minutes. आप एक एडवाइजर की पावर दे रखी है आपको एक्ट के अंदर, तो अगर वो आपको लगता है एज एन ऑब्जर्वर वहां पे ठीक काम नहीं हुआ मैनेजिंग कमेटी में, द डिस्कशंस वर नॉट हेल्दी and the decisions taken by the managing committee or the selection committees are not proper as per the provision of the act, then you have to put forth your legal position there. आप वहां मीटिंग में बोलिए साहब लीगल पोजीशन ये कहती है, एज एन एडवाइजर मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूं कि आप ऐसे, आप इसमें ना स्टेप उठाएं। ये काम आपका एक्ट नहीं दे रखा है कि आपको एडवाइस करनी है। अब वो नहीं मानते हैं, उसको अपने मिनट्स में फिर रिकॉर्ड कर दीजिए, दैट आई हैव गिवन दिस एडवाइस and this legal position to the managing committee which they denied. ये आपका जो रिकॉर्ड होगा, आपका जो व्यू होगा, माइनॉरिटी स्कूल्स में भी उतना ही पावरफुल है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नॉन माइनॉरिटी। और मेजॉरिटी केसेस में डी नॉमिनी से कई बार नहीं एग्री करते हैं। मैंने जैसे बताया कि आप साइन करिए और अपने डिसीजन को या अपना जो डिसएग्रीमेंट नोट है उसके अंदर वो आप उसके अंदर रखिए, बट नेवर रिफ्यूज टू साइन दी मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अब नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा सिलेक्शन कमेटी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी सिलेक्शन कमेटी में डी नॉमिनी का जो रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए वो रूल 96 के अकॉर्डिंगली वो सिलेक्शन कमेटी बनी है कि नहीं बनी। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि वो फॉर्मेशन जो सिलेक्शन कमेटी का है, मान लीजिए प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट करना है स्कूल, तो प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट में सिलेक्शन कमेटी एक बनाई स्कूल ने, ये सिलेक्शन करेगी, इसके ये 5 मेंबर्स हैं या 6 मेंबर्स हैं, उसमें आप एक मेंबर तो जरूर होंगे ही होंगे क्योंकि आप इंपॉर्टेंट पार्ट हैं रूल 96 के तहत। लेकिन आप देखिए कि बाकी मेंबर्स उसी हिसाब से बने हुए हैं जैसे रूल 96 कहता है, उसी हिसाब से ये कमेटी बनाई हुई है कि नहीं बनाई हुई। आप रूल 96 को रेफर करें। तो डीपी selection committee has the power to regulate the procedure of the selection under rule 96. तो सिलेक्शन कमेटी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का रोल। डी नॉमिनी जब एज ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर होते हैं तब क्या आपको मेन इम्पॉर्टेंट व्यू, आपके इम्पॉर्टेंट जो प्रोविजंस हैं उनका ध्यान कैसे रखना चाहिए। Rule constitute, it should be ensured that the disciplinary committee or the authority is constituted as per rule 180. इसमें आपको 180 को रेफर करना है, नोट कर लीजिए। इसमें बताया हुआ है रूल 180 में दैट व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी। डिसिप्लिनरी कमेटी का कंपोजिशन क्या होगा। अगर प्रिंसिपल के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है आप या कमेटी बनी है तो उसका कंपोजिशन क्या होगा। क्लास 4 के अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो उस कमेटी का क्या कंपोजिशन होगा, कौन कौन उसके मेंबर्स होंगे। पीजीटी के अगेंस्ट में बनना है तो क्या क्या उसका कंपोजिशन होगा डिसिप्लिनरी कमेटी का। आप तो एक मेंबर होंगे ही होंगे हमेशा,
लेकिन बाकी जो मेंबर्स हैं या उस कमेटी का जो चेयरमैन है वो किस तरीके का होना चाहिए, ये आपको रूल 118 में मिलेगा। तो आप जब भी किसी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की मीटिंग में जाएंगे तो सबसे पहले आप रूल 118 को रेफर करें और देखें कि वो कमेटी उसी हिसाब से बनी हुई है या नहीं बनी। आप किस लिए हम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बनते हैं, उस कमेटी का पार्ट बनते हैं, किसी टीचर या स्टाफ के अगेंस्ट में माइनर पेनल्टीज इवोक करनी है या मेजर पेनल्टीज इवोक करनी है। तो माइनर पेनल्टीज की जो लिस्ट है वो रूल 117 में बताई हुई है, कैन बी गिवन ओनली एज पर द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 119। 119 में प्रोसीजर एक प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि माइनर पेनल्टी लगाते हुए आपको क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। पहले तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं माइनर पेनल्टी क्या होती है और मेजर पेनल्टी क्या होती है। माइनर पेनल्टीज के कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ आपको। माइनर पेनल्टीज है जैसे सेंश्योर करना। सेंश्योर इज एज गुड एज रिटन वार्निंग, उनकी सर्विस बुक में एंट्री हो जाती है सेंश्योर लाइक अ रिटन वार्निंग। या पेनल्टी फॉर अ लॉस, एक पेनल्टी लगा सकती है माइनर पेनल्टी। मान लीजिए उससे कोई ग्लास टूट गया, किसी स्टाफ से दरवाजा टूट गया उसकी गलती की वजह से, तो एक माइनर पेनल्टी ये लगा सकते हैं कि आप ये ग्लास की जो टूटा है इसकी कॉस्ट भर दो, 1,000 रुपये 2,000 रुपये जो भी है। एक माइनर पेनल्टी फॉर लॉस होती है। तीसरी माइनर पेनल्टी लगा देते हैं विद होल्डिंग द इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट होल्ड कर सकते हैं। ये माइनर पेनल्टीज होती हैं जो लिस्ट आउट हो रखी है अंडर रूल 117। 117 के अंदर माइनर पेनल्टी और मेजर पेनल्टी दोनों डिफाइन करी हुई क्या क्या होंगी। मेजर पेनल्टीज क्या होती हैं? मेजर पेनल्टीज होती हैं, पहली होगी रिडक्शन इन पे रैंक, पे रैंक में रिडक्शन कर दें मेजर पेनल्टी अगर किसी के ऊपर लगानी है। कंपल्सरी रिटायरमेंट दे सकते हैं उनको, उस स्टाफ को। थर्ड, रिमूवल फ्रॉम सर्विस नॉट डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, मतलब उसे सर्विस से हटा सकते हैं लेकिन वो पेनल्टी जो है वो उसकी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाएगी। फोर्थ मेजर पेनल्टी क्या है? डिसमिसल फ्रॉम सर्विस विद डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। ये सबसे बड़ी मेजर पेनल्टी होती है जिसमें आप डिसमिस कर दें उसे सर्विस से और वो डिस्क्वालिफिकेशन रहेगा उसका आगे की एम्प्लॉयमेंट में। दैट मीन्स उसको आगे कहीं भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा सकती। तो ये 4 तरीके की मेजर पेनल्टीज होती हैं। ये रूल 117 में 117 के अंदर लिस्ट आउट हो रखी है। लेकिन दोनों को लगाने का, दोनों को इम्पोज करने का द प्रोसीजर इज प्रिस्क्राइब्ड डिफरेंटली। हमें प्रोसीजर के ऊपर बहुत ध्यान देना है। माइनर पेनल्टीज माइनर पेनल्टीज कैन बी इम्पोज आफ्टर अडॉप्टिंग द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 119। रूल 119 क्या कहता है कि आप उसको अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड दीजिए, एक बार उसे मौका दीजिए, शो कॉज नोटिस इशू करिए और उसे जानिए कि उसने ये काम क्यों किया, और उसके बाद उसको एक्शन प्रपोज्ड भी दीजिए कि हम आपके अगेंस्ट में ये एक्शन लेना चाहते हैं। इसमें आपको चार्जशीट इंक्वायरी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। आप उसे अपॉर्चुनिटी देके एक्शन प्रपोज्ड एक्शन बताकर आप उसके ऊपर माइनर पेनल्टी लगा सकते हैं। ये रूल 119 कहता है। लेकिन मेजर पेनल्टीज के लिए आपको रूल 120 फॉलो करना पड़ेगा। आप देखेंगे डिसिप्लिनरी कमेटी की मीटिंग में कि देखें कि स्कूल ने रूल 120 को फॉलो किया है कि नहीं किया। रूल 120 क्या कहता है कि आपको मेजर पेनल्टी लगाने से पहले उसको चार्जशीट करना पड़ेगा। चार्जशीट के बाद उसकी इंक्वायरी कंडक्ट करानी पड़ेगी प्रॉपर, आई और पीओ अपॉइंट करा के। आफ्टर दैट यू कैन इम्पोज दी मेजर पेनल्टी। तो ये कुछ रूल्स हैं, रूल 120, रूल 119, इनको आप एक बार रेफर करेंगे, देन यू कैन एक्ट अ प्रॉपर मेंबर ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। एक बहुत कॉमन फिनोमिना हमने देखा है स्कूल्स में। जनरली टीचर्स को निकालने का, स्टाफ को निकालने का एक बहुत बड़ा हथियार है ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। कोई भी चार्ज लगा, उन्हें मालूम अगर ऐसे टर्मिनेट कर देंगे तो डायरेक्टरेट खड़ा हो जाएगा कि आपने परमिशन क्यों नहीं ली, प्रोसीजर क्यों नहीं फॉलो करा। तो वो प्रोसीजर फॉलो करने की आड़ में, सारे प्रोसीजर फॉलो करते हुए उसके ऊपर मेजर पेनल्टी लगा देते हैं। मान लीजिए किसी की एक मैनेजमेंट कमेटी के किसी मेंबर से या चेयरमैन से या प्रिंसिपल से इवन किसी टीचर की बहस हो गई, उसमें उसको पसंद नहीं आया, उसने ऊपर शिकायत करी, तो सबने बोला हाँ इस टीचर को निकाल दो जी, ये तो टीजीटी है, ये तो प्राइमरी टीचर है, इसे स्कूल से बाहर निकालो। अब ऐसे निकाल नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले डी नॉमिनी का यूटिलाइजेशन करेंगे।
कैसे करेंगे? एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बनाएंगे, उसमें डी नॉमिनी मेंबर होंगे और उसके ऊपर मेजर पेनल्टी का चार्ज लगा के उसे टर्मिनेट कर देंगे, रिमूवल फ्रॉम सर्विस। यहाँ पे डी नॉमिनी का इंपॉर्टेंट हो जाता है रोल। आप ये देखिए कि क्या एक बहस करना या कुछ जोर जोर से आवाज कर लेना, झगड़ा मुंह जवानी जो होता है, उसमें क्या मेजर पेनल्टी और वो भी इस तरीके की मेजर पेनल्टी लगाई जा सकती? तो डी नॉमिनी शुड carefully consider the inquiry report and ensure that the punishment if being imposed is proportionate to the seriousness of the charges proved in the inquiry. वो चार्जेस की सीरियसनेस को देखते हुए जरूर देखें कि आपने वो पेनल्टी ठीक लग रही है या नहीं लग रही है। कई जगह क्या होता है कि बहुत मेजर उसने क्राइम करा हुआ है, लेकिन क्योंकि वो मैनेजमेंट का आदमी है उसको माइनर पेनल्टी लगा के छोड़ दिया जाता है। नो, यू विल नेवर टॉलरेट दिस। आप देखिए कि उसका एक क्रिमिनल एक एफआईआर लॉन्च हो रखी है, एक या किसी मर्डर केस में वो बुक हो रखा है, या क्या कोई किसी हीनियस क्राइम में वो इन्वॉल्व है, टीचर या स्टाफ, उसको क्योंकि मैनेजमेंट का वर्धस्त प्राप्त है तो उसके ऊपर सिर्फ माइनॉरिटी पेनल्टी, एक माइनर पेनल्टी लगाई और छोड़ दिया। तो डी नॉमिनी का ये फर्ज है कि प्रॉपर उसके ऊपर एक प्रोपोर्शनेट टू दी सीरियसनेस ऑफ द चार्ज उसके ऊपर पेनल्टी लगे। ना ही ज्यादा पेनल्टी लगनी चाहिए ना ही कम लगनी चाहिए, दोनों तरीके से देखना है डी नॉमिनी। डी नॉमिनी का और क्या जिम्मेदारियां हैं? जिम्मेदारियां जैसे बताई गई कि सारी कमेटी की मीटिंग वो अटेंड करें, मैनेजिंग कमेटी, सिलेक्शन कमेटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कमेटी। इसके साथ ही साथ वो क्वार्टरली बेसिस पे अपनी एक रिपोर्ट बना के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को सबमिट करें, जिसमें वो अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी ये क्वार्टर्स डिफाइन करे हुए हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी में वो एक अपना पूरा रिपोर्ट बनाएंगे कि इस क्वार्टर में कितनी मीटिंग्स उन्होंने अटेंड करी, कौन कौन से स्कूल्स की मीटिंग अटेंड करी, मैनेजिंग कमेटी की थी, सिलेक्शन कमेटी की थी या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की, कितनी मीटिंग्स आपने आपको आई थी, उनमें से कितनी अटेंड करी और कितने में आप एब्सेंट रहे, ये जरूर बताएं आप कि इतने में हम एब्सेंट थे। और एब्सेंट के साथ रीजन भी बताइए कि उस दौरान आप आउट ऑफ स्टेशन थे और अर्न लीव पे चल रहे थे या आपकी तबीयत खराब थी, वो जरूर आपको बताना है। तो आपको ये जरूर देखना है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में कि आप उसमें प्रॉपर आप उसके अंदर अपना सारा दिखाएं उसके अंदर कि आप किन किन मीटिंग्स को आपने अटेंड करा था और किन किन मीटिंग्स को आपने नहीं अटेंड करा था। ये आपको क्वार्टरली रिपोर्ट देनी होगी। एक बहुत बार स्मार्ट स्कूल्स जो होते हैं वो बहुत ही मैनिपुलेशन करते हैं, ये इसीलिए मैंने पॉइंट आउट करे हैं इस पीपीटी के अंदर कि कुछ जगहों पे आपको बड़ा सचेत रहना है। वी शुड इंसिस्ट ऑन द सर्कुलेशन ऑफ एजेंडा ऑफ द मीटिंग इन एडवांस सो दैट डी नॉमिनी में गो टू द मीटिंग विद फुल प्रिपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, आप थोड़ा ध्यान से इसको देखें एक बार कि डी नॉमिनी को स्मार्ट स्कूल कैसे मैनिपुलेट करते हैं। मीटिंग है कल की, कल सुबह 11 बजे की, वो आपको आज शाम को 4 बजे एक नोटिस भिजवा देंगे चुपचाप से कि जी कल मीटिंग में आ जाना। आप अपनी को प्रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे, उसमें एजेंडा भी नहीं लगा होगा कि मीटिंग है किस बारे में। मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग है, मैनेजिंग कमेटी की, और आपको भेज दिया नोटिस। आप नहीं जाएंगे तो वो बता देंगे साहब देखो हमने तो नोटिस सर्व करवा रखा था, इन्होंने ही अटेंड नहीं करी। और अगर आप जाएंगे तो आपके पास प्रिपरेशन कुछ नहीं है। तो इसलिए आप इंसिस्ट करें कि एटलीस्ट 3 दिन 4 दिन पहले स्कूल जो भी आपका डी नॉमिनी इसके हैं उनको हमेशा कह के रखें कि मुझे मीटिंग से 4 दिन पहले या एक हफ्ता पहले मुझे विद एजेंडा मीटिंग का नोटिस सर्व होना चाहिए इन एडवांस, अदरवाइज दीज आर माई इंस्ट्रक्शंस, राइटिंग में एक उनको इंस्ट्रक्शंस इशू कर दीजिए। उसके बाद मीटिंग के बाद आप ये इंश्योर करें कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग जरूर सर्कुलेट हों। जितने मेंबर्स थे मैनेजिंग कमेटी में, मान लीजिए 21 मेंबर थे, तो आप इंश्योर करें कि सबके पास वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जाएं, आपके पास भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग आए। ऐसा ना हो मीटिंग करने के बाद आप अपने स्कूल में आ गए, आप अपने काम में बिजी हो गए, आपको पता ही नहीं लगा उस मीटिंग में जो हमने डिसीजन लिया था उसका हुआ क्या। ये इंश्योर करना है कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग सर्कुलेट हो, आपके पास उसकी कॉपी आए, और नहीं आती है तो आप उनको रिमाइंड करें कि जी मुझे उस मीटिंग की मिनट्स नहीं दिया आपने। और ये इसलिए करना जरूरी है कि आपके पास वो एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने उसमें प्रोटेस्ट किया था या नहीं किया था, आपने उनके
एग्रीमेंट उनको अपने डिसीजंस में दिया था या नहीं दिया था. We should send a written protest mentioning clearly that the minutes have been wrongly indicated. मान लीजिए आपके पास मिनट्स भी आ जाते हैं, लेकिन मिनट्स के अंदर वो बात नहीं लिखी होती है जो कि आपने कहा था, आपने जिस बात को प्रोटेस्ट करा था. एंड और उसमें ये दिखा दिया गया कि डिसीजन जो लिया गया है वो यूनानिमस तरीके से लिया गया, ये लिख देते हैं वो मिनट्स में. हम लोग उसको एज ए डी नॉमिनी कभी उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट ही नहीं करते. आपने वहाँ मीटिंग में तो जरूर प्रोटेस्ट करा, लेकिन मिनट्स जब सर्कुलेट करे वो एंटायरली डिफरेंट थे, और आपने फिर स्कूल को बताते नहीं है, ना ही फिर हम डायरेक्टरेट को बताते हैं. तो आपको जैसे भी मिनट्स और उसके अंदर जो भी गड़बड़ी मिलती है या जो भी ऐसी आपको फॉल्ट मिलता है, उसको पूरा का पूरा एक नोट बना के स्कूल को भी भेजें और अपने डिप्टी डायरेक्टर के थ्रू डायरेक्टर को भी भेजें, और स्कूल को डायरेक्शन दें कि मिनट्स को रीड्राफ्ट करें और उसके अंदर मेरा ये कमेंट डालें, मैंने उस मीटिंग में ये कहा था. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है वही डिसीजन है किसी भी डी नॉमिनी के लिए. मैनेजिंग कमेटी का डिसीजन तब तक वही माना जाएगा अगर मिनट्स ऑफ द मीटिंग में जो बात लिखी हुई है. आपने मीटिंग में कुछ भी कह दिया और मिनट्स में नहीं आया वो, तो आपकी सारी एक्सरसाइज, आपकी सारी नॉलेज और हमारे डिपार्टमेंट का जो भी स्टैंड है वो सब जीरो रह जाता है. तो वी शुड इंश्योर दैट minutes of the meeting should be correctly put up before you, and it should be circulated as in the manner you have discussed during the meeting. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग जरूर उसके अंदर सर्कुलेट हों और टाइम से जाएं. कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स हैं, इसके बारे में आप जल्दी जल्दी बता देते हैं, टाइम अब ज़्यादा नहीं है, इसमें आज क्वेश्चन आंसर सेशन है. डी नॉमिनीज को मीटिंग ये दो इंपॉर्टेंट सर्कुलर हैं 2007 के, कि एक एकेडमिक ईयर में जितनी भी मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं उनका रिकॉर्ड अपनी कस्टडी में रखना होता है, अपने पास रखें, और जब भी रिक्वायरमेंट हो तो कई बार मिनट्स ऑफ द मीटिंग नहीं मिलते डायरेक्टरेट को, तो वो हम डी नॉमिनी से ले सकते हैं. दूसरा 2007 का ही सर्कुलर है, उसके अंदर बताया हुआ है कि जितने भी मैनेजर्स को डायरेक्शन गई हुई है कि जो भी अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स हैं वो इनवेरिएबली कॉपी ऑफ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग सर्कुलेट करें और डी नॉमिनी को पहुंचाएं. वो एक 2010 का सर्कुलर है जिसमें ये कहा गया है, जिसमें बताया गया है डी नॉमिनीज के थोड़े जो उनका शो रहा है उसके बारे में थोड़ी एक वार्निंग टाइप में ये एक सर्कुलर इशू किया गया था डिपार्टमेंट्स के थ्रू. उसमें बताया हुआ है कि डी नॉमिनीज अटेंड दी डिफरेंट मीटिंग्स इन रिकॉग्नाइज्ड अनएडेड स्कूल्स इन कैजुअल मैनर which at times result in unwarranted litigation. हम बड़े कैजुअल मैनर में वो मीटिंग्स अटेंड कर लेते हैं और उनके कहे हुए पे साइन कर देते हैं, बाद में वो लिटिगेशन का पार्ट बन जाते हैं हम. तो इसलिए हमें वो कैजुअल वे में नहीं अटेंड करनी है, प्रॉपर अपने मिनट्स कोट कराने हैं. इसमें ये भी एंड में लिखा हुआ है सर्कुलर में, इन केस ऑफ एनी लैप्स और एनोमली दे शैल बी हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल एंड नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द कंसर्न ऑफिसर्स. किसी डी नॉमिनी को अगर ये देखा गया कि वो एक गलत डिसीजन का पार्ट बना हुआ है, उसने अपने प्रोविजंस को करेक्टली मिनट्स में नहीं रखा या मीटिंग में नहीं रखा, तो वो डी नॉमिनी की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेगा डिपार्टमेंट. कुछ आगे सर्कुलर्स हैं, उसको हम और थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक स्लाइड, निष्ठा मैडम एजुकेशनिस्ट नॉमिनेशन वाली स्लाइड जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज वो दिखा दीजिए सबको, 2-3 स्लाइड के बाद है. इसके अंदर ये बताया हुआ है कि कौन से स्कूल्स जो प्राइवेट डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं उसमें एजुकेशनिस्ट नॉमिनेटेड कौन कौन होंगे. दो डी नॉमिनी होते हैं, एक तो एचओएस होते हैं और दूसरा एजुकेशनिस्ट होता है. तो एजुकेशनिस्ट जर्नली सब स्कूलों में, प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में हम डिप्टी डायरेक्टर्स को डायरेक्टरेट बनाता है. अब मैं जंप कर रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल के ऊपर डी नॉमिनी का, जो करंट में, क्योंकि करंट में है इसलिए इसको थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट मैं मान रहा हूँ. डी नॉमिनी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ईडब्ल्यूएस और डीजी एडमिशंस के केसेस. आपको जैसे मालूम है एज पर द आरटी एक्ट जब से आया है 2016-17 से 2016-17 ऑनवर्ड्स वी आर मेकिंग द एडमिशंस अंडर ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी थ्रू कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स.
कंप्यूटराइज ड्रॉ करता है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, और सारे प्राइवेट अनएडेड स्कूल के अंदर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को भेजता है। 25% सीट्स रिजर्व रहती हैं उनकी एंट्री लेवल क्लासेस में, नर्सरी में, केजी में, फर्स्ट में। तो वो प्रॉपर प्रोसीजर एक बार जान ले सारे डी नॉमिनीज, क्योंकि आपको ये प्रोसीजर को अडॉप्ट करवाना है सारे स्कूल से। पहला प्रोसेस प्रायर टू एडमिशन क्या है, जैसे एडमिशन स्टार्ट होते हैं नर्सरी एडमिशन, उससे पहले क्या काम करना होता है डी नॉमिनीज को, कंफर्मेशन ऑफ एंट्री लेवल ऑफ स्कूल्स। हर स्कूल का एंट्री लेवल आपको पता होना चाहिए। दैट मीन्स कोई स्कूल फर्स्ट क्लास से स्टार्ट है लेकिन आप देखेंगे वो नर्सरी और केजी क्लासेस भी चलाता है, तो आप ऐसा नहीं होने दे सकते कि वहाँ नर्सरी केजी क्लास चल रही है लेकिन एडमिशन वो खाली फर्स्ट क्लास मिलेगा। अगर वो नर्सरी क्लास भी चला रहा है तो उसे एडमिशन नर्सरी क्लास में भी इंश्योर कराना पड़ेगा 25% कोटा में। लोग बाग क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास से एंट्री लेवल दिखाते हैं और नर्सरी और एडमिशन अपने लेवल पे कर लेते हैं 100%। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ वैकेंसीज। हर स्कूल की वैकेंसी आपको पता होनी चाहिए जिसके आप डी नॉमिनी हैं। स्कूल अपनी सीट्स को छुपाते हैं, नर्सरी एडमिशन में वो लेंगे 100 स्टूडेंट्स, लेकिन जब डिपार्टमेंट मांगता है तो सिर्फ 50 बताते हैं कि जी हमारा 50 ही सीट है, जबकि उनकी 100 होती हैं। तो थोड़ा ये इंश्योर करना पड़ेगा। तीसरा है ऑथेंटिकेशन ऑफ द जीपीएस कोऑर्डिनेशन ऑफ द स्कूल। अभी डिस्टेंस वाइज आपको मालूम है एक डिस्टेंस बहुत बड़ा क्राइटेरिया नर्सरी एडमिशन में, 0 to 1 किलोमीटर, 1 to 3 किलोमीटर, 3 to 6 किलोमीटर एंड ऑनवर्ड्स। उसके बेसिस पे हर पेरेंट को ये प्रोविजन दिया हो कि वो सिलेक्ट करे स्कूल को और उसके अंदर अपना एडमिशन के लिए अप्लाई करें नर्सरी एडमिशन में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ये कैसे उठता है, ये उठता है एक टेक्नोलॉजी है जीपीएस कोऑर्डिनेशन। हर स्कूल का एक जीपीएस है। जीपीएस कोऑर्डिनेशन हमारे सिस्टम डाटा में फीड है हर स्कूल का। कई स्कूल्स रॉन्ग कोऑर्डिनेट जीपीएस के बताए हुए हैं और हमारे डाटा में फीड है। तो आप जिस डी नॉमिनी जिस भी स्कूल के हैं उसका ये इंश्योर कर लें कि इसका जीपीएस जो डाटा है उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो करेक्ट फीड है कि नहीं है। जब भी आप वेबसाइट खोलेंगे उसमें देख के आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने घर से आपका वो जिसके आप डी नॉमिनी है वो कितना दूर है स्कूल। जब भी आप उस स्कूल को कलेक्ट करेंगे तो आपको वो डिस्टेंस पता लग जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ इसका जीपीएस कोऑर्डिनेशन ठीक है। अगर वो डिस्टेंस इधर उधर नज़र आता है ज़्यादा, वो मान लीजिए आपका 6 किलोमीटर है स्कूल घर से आपके और वो दिखा रहा है 26 किलोमीटर, तो आप समझ जाइए कि जीपीएस कोऑर्डिनेशन स्कूल का करेक्ट नहीं है, तो उसको करेक्ट कराने के लिए बोलेंगे आप। ड्रॉ ऑफ लॉट्स में क्या होता है, एडमिशन जैसे ही हमने यहाँ पे कंप्यूटराइज ड्रॉ ऑफ लॉट्स करा, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को रिस्पेक्टेड स्कूल्स अलॉट हो जाते हैं। उसके बाद उन स्कूल्स का काम स्टार्ट हो जाता है। आपके डीडी के पोर्टल पे भी वो लिस्ट आ जाएगी, हेडक्वार्टर के लेवल पे वो लिस्ट रहती है और स्कूल के लेवल पे भी वो लिस्ट चली जाती है थ्रू सिस्टम। उस एडमिशन के प्रोसेस के स्टार्ट होने के बाद वो डेली बेसिस पे अपना डाटा अपडेट करता रहेगा स्कूल। स्टेटस अपडेशन ऑफ एडमिशंस ये आपको इंश्योर कराना है स्कूल से कि डेली कितने बच्चों ने रिपोर्ट करा, कितनों का एडमिशन हो गया, कितने बच्चों को इन वेटिंग रखा हुआ है। वो मैं अभी आगे आप चार्ट दिखाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, वहां पे आपको समझ में आएगा। दूसरा काम करना है कंफर्मेशन ऑफ नॉट रिपोर्टेड कैंडिडेट्स, वो दिखाएंगे, मैं चार्ट आपको पहले दिखा देता हूँ। मैडम आगे एक चार्ट का स्टेटस है, स्टेटस ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इसमें डिफरेंट कॉलम्स हैं, डिस्ट्रिक्ट है, टोटल एडमिटेड, एडमिटेड, नॉट रिपोर्टेड, रिजेक्टेड, इन वेटिंग, प्रोविजनली एडमिटेड, स्टेटस नॉट अपडेटेड। ये स्टेटस जो है स्कूल अपडेट करता है इस सारी चीज़ों को। तो एडमिटेड में दिखा दिए, नॉट रिपोर्टेड में भी दिखा दिए, रिजेक्टेड में दिखा दिए, इन वेटिंग में भी दिखा दिए। तो आप उनसे ये क्वेश्चन करिए ये नॉट रिपोर्टेड वाले कैंडिडेट ठीक है कि नहीं है। पता लगा वो स्कूल वाला अंदर ही नहीं घुसने दे रहा और उनको नॉट रिपोर्टेड दिखा रहा है। बच्चे जो पेरेंट्स है वो भारी भार से चले जाते हैं, क्योंकि जनरली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको मालूम है बहुत ज़्यादा पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, तो गार्ड से ही पूछे वापस चले जाते हैं, या उनको फिक्टिशियस ग्राउंड पे बहुत माइन्यूट एरर की वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको एडमिशन ही नहीं दिया। तो आपको ये दिखाना है कि ये चीज़ें रिजेक्टेड हैं वो प्रॉपर हैं कि नहीं है। कंफर्मेशन ऑफ नॉट रिपोर्टेड कैंडिडेट्स, कंफर्मेशन ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स और इन वेटिंग कैंडिडेट्स जितने भी हैं उनका भी एडमिशन इंश्योर कराना है कि इन वेटिंग कैंडिडेट्स को आप एडमिशन दीजिए। यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको इन वेटिंग के लिए। उसका रीजन सबसे ज्यादा जो स्कूल वाले बताते हैं वो ये कहते हैं कि साहब हमारे जर्नल के एडमिशन नहीं हुए हैं, और क्योंकि पॉलिसी ये कहती है 3:1 के रेशियो में एडमिशन देना है हमें ईडब्ल्यूएस में, तो जब तक हमारे 3 जर्नल के नहीं आएंगे तब तक हम आपके एक
ईडब्ल्यूएस को एडमिशन नहीं देंगे। पहले वो 3 सीट अपनी जनरल की भरेंगे, फिर हमारा ईडब्ल्यूएस से उठाते हैं। तो इसके लिए, क्योंकि कोविड पैंडेमिक में बहुत सारे जनरल एडमिशंस नहीं हुए, हमारे ईडब्ल्यूएस के बच्चे जो हैं सफर कर रहे हैं, वहाँ पे इनवेटिंग वो दिखाते रहते हैं, उनको एडमिशन ही नहीं देते। डी नॉमिनी को क्लियर कट डायरेक्शंस ये हैं कि उनके जर्नल के एडमिशंस हों या नहीं हो, वो तो एडमिशंस कभी भी ले सकते हैं जर्नल के। अप्रैल में वो तो मतलब सेशन एंड होने के दिसंबर तक भी वो एडमिशन लेते रहते हैं, हमें नहीं पता लगता। तो इसलिए आप ईडब्ल्यूएस के एडमिशंस बिना इस पॉलिसी को फॉलो कराए आप उनको करने के लिए कहिए कि आप ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, इनका रिम्बर्समेंट गवर्नमेंट आपको दे रही है, तो आपको ईडब्ल्यूएस के एडमिशन देने में कोई कोताही नहीं बरतनी। तो ये डी नॉमिनी के माध्यम से ही, इन्हीं के मीडियम के थ्रू ये ईडब्ल्यूएस के एडमिशंस डिपार्टमेंट, लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, सारे डी नॉमिनीज ने बहुत अच्छी काम करा, बहुत मेहनत करी, और सारे प्राइवेट स्कूल से इंश्योर कराया कि डब्ल्यूएस एडमिशन वो जितने भी दी गए हैं वो हैं। अभी भी हमारे कुछ परफॉर्मेंस अभी चल रही है, नेक्स्ट वीक में हम इस चीज को रिव्यू करके फिर से सारे डी नॉमिनीज को डायरेक्शन देंगे कि जो एडमिशन बच गए हैं वो इसमें करवाएं। अब कुछ कोर्ट केसेस के बारे में जिक्र कर लेते हैं जो डी नॉमिनीज को पता होना चाहिए। हमारे प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स 2 तरीके के हैं, 3 तरीके के हैं रादर। 2 तरीके के इसलिए कह रहे हैं कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं जो डीडीए लैंड पे हैं, गवर्नमेंट की लैंड है जो उनको अलॉट हो रखी है, और बड़े बड़े स्कूल्स उस पर बने हुए हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ उनको जमीन अलॉट की हुई है थ्रू डीडीए। दूसरे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बने हुए हैं, जनरली वो रूरल दिल्ली के अंदर है, जहाँ पे अनऑथराइज कॉलोनीज हैं या जहाँ खलियान थे पहले, वहाँ पर वो स्कूल्स बने हुए हैं। तो जो डीडीए के स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ये फर्दर 2 तरीके के हैं। एक गवर्नमेंट अलॉटेड लैंड वाले स्कूल वो हैं, डीडीए की लैंड वाले स्कूल वो हैं जिनके अंदर लैंड अलॉटमेंट करते हुए उनके कंडीशन डाली गई थी कि वो 20% फ्रीशिप सीट देंगे और फीस हाइक करते हुए प्रायर अप्रूवल लेंगे डायरेक्टर की। फीस जब भी वो बढ़ाएंगे अप्रूवल लेंगे डायरेक्टर की, ये 2 क्लॉज उसमें डाले हुए हैं। तो कुछ डीडीए के अलॉटेड लैंड्स वाले स्कूल वो हैं जिनके अंदर ये कंडीशन नहीं डली हुई, वो बहुत कम स्कूल हैं जिनके अंदर ये कंडीशन नहीं डली हुई। अदरवाइज मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर जो डीडीए से अलॉटेड लैंड वाले हैं उनके अंदर 2 कंडीशन डाली हुई हैं कि 20% फ्रीशिप सीट्स देंगे, वो फ्री पढ़ाएंगे बच्चे 20%, और वो अपना जब भी फीस बढ़ाएंगे तो उससे पहले डायरेक्टर की अप्रूवल लेंगे। मैक्सिमम कंप्लेंट्स आती हैं इन स्कूल्स की जो डायरेक्टर की बिना अप्रूवल लिए फीस बढ़ा देते हैं, और जितने भी नामी ग्रामी स्कूल्स आप जानते हैं, आप उसके डी नॉमिनी रहेंगे या होंगे, अब आपको लगेगा कि ये तो डायरेक्टर की डायरेक्शन फॉलो ही नहीं कर रहे, ये इस रूल का फॉलो अप ही नहीं करते। ये सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 है डीसीआर एक्ट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल उस स्कूल को अपनी he needs to file a statement of fee under this section, तो वो अपनी फीस को फाइल करके बता देता जी मैंने तो फीस बढ़ा ली, लेकिन ऐसा नहीं है, वो नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मॉडर्न स्कूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये बताया हुआ है कि प्रायर अप्रूवल डायरेक्टर की चाहिए टू स्टॉप द कमर्शलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन। बड़े बड़े स्कूल्स में हाई हाई फीस लेके और अपनी बहुत सारी दूसरे कामों में उस फीस को यूटिलाइज करते हैं, प्लंडरिंग ऑफ मनी है, एक्सप्लॉयटेशन है पेरेंट्स की मनीज के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी मॉडर्न स्कूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि प्रायर अप्रूवल चाहिए डायरेक्टर की, और सेक्शन 17(3) को भी एनालाइज करने की पावर सुप्रीम कोर्ट ने इस कोर्ट केस के द्वारा दे दी। अगर 17(3) में किसी ने भी अपनी स्टेटमेंट फाइल करी है, उसको भी डायरेक्टर एनालाइज करेगा और बताएगा नहीं ये फीस ठीक नहीं है, आप इसको नहीं बढ़ा सकते, आपको रिफंड करना पड़ेगा या आपको रोल बैक करना पड़ेगा फीस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 17(3). और जो कुछ डिसीजंस और हैं, एक डिसीजन है आप पढ़ सकते हैं उसको, दिल्ली अभिभावक महासंघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें डायरेक्टर को ये पावर दी गई थी कि वो इस कमर्शलाइजेशन और एक्सप्लॉयटेशन बाय इंक्रीज इन फी रोके, और जिन स्कूल्स के गवर्नमेंट स्कूल जो गवर्नमेंट लैंड पे स्कूल हैं जहाँ पे ये क्लॉज नहीं है, तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनमें ये क्लॉज नहीं है कि वो डायरेक्टर से प्रायर अप्रूवल चाहिए उन्हें, तो कुछ स्कूलों में नहीं है ये क्लॉज लैंड अलॉटमेंट में,
उसके लिए भी बोल दिया गया कि इनको भी जरूरत रहेगी, डायरेक्टर इनकी भी फीस को रेगुलेट कर सकता है। तो ये बहुत दो केसेस, मॉडर्न स्कूल का जजमेंट और दिल्ली अभिभावक महासंघ का जो जजमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं यहीं पे रोकूंगा अब अपने इस डिस्कशन को। इसके बाद थोड़ा सा जो टाइम है वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसको भी जो क्वेरी है या कुछ और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। काइंडली निष्ठा मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मुझे ये बताइए कि एबी नॉमिनी और डी नॉमिनी नॉमिनी में और क्या डी डिफरेंस नॉमिनी में क्या एडवाइजरी बोर्ड एडवाइजरी नॉमिनी बोर्ड होता है, नॉमिनी होता है, एबी ये नॉमिनी भी जो है वो नॉमिनी जो है वो एडवाइजरी बोर्ड एडवाइजरी नॉमिनी बोर्ड है, नॉमिनी जो हमने आज डिस्कस नहीं किया है। हमने सिर्फ डी नॉमिनी डिस्कस किया है आज। आप एबी नॉमिनीज के बारे में हमने कोई डिस्कशन नहीं करा। जी, और किसी को पूछना है? सर जो आपने ये पीपीटी बनाई है, क्या आप इसको एक बार शेयर कर देंगे इस ग्रुप में? बिल्कुल शेयर कर देंगे। निष्ठा मैडम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने उनको ये अपना पीपीटी दे रखा है, हाँ इसको जी। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर लें प्लीज। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, जो ये आपने अभी लास्ट में बताया जो डीडी लैंड में है 20% फ्री सीट्स हैं, ये 25% ईडब्ल्यू से अलग से हैं कि उसी का ही पार्ट होंगे? मैडम उसी का पार्ट है। उसी का पार्ट है, ओके। और सर अगर स्कूल वाले रिफ्यूज करते हैं जैसे ईडब्ल्यूएस में एडमिशन के लिए, क्योंकि हमारे जनरल में कम हुए हैं, कहते हैं हम नहीं करेंगे, तो इस केस में एज डी नॉमिनी हम लोग क्या कर सकते हैं? मैडम मैंने आपको बताया अभी डिस्कशन करते हुए, ये बड़ा चैलेंज आपके साथ आएगा और कोविड पेंडेमिक में ये चैलेंज और बढ़ गया है हाँ जी सर, क्योंकि एक्चुअली ये मैक्सिमम। आ रहा है, ये बहुत से हमारे जो 10% डी नॉमिनी है, बहुत बड़ा ये इशू बना हुआ है। कैम्ब्रिज फाउंडेशन स्कूल के हूँ, वो कहते हैं आप कुछ भी कर लीजिए मैडम, हम लोग नहीं ट्यूशन देंगे क्योंकि हमारे आप करने को कम बच्चे। अब ये बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर मैडम ने उठाया है, ममता मैडम ने उठाया है। मैं इसको एक बार और डिस्कस करता हूँ। आप इसमें क्या कर सकते योगेश सर आप म्यूट हो गए हैं। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? जी जी जी। ये बहुत ममता मैडम ने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया था कि डी नॉमिनी का क्या रोल रहेगा जहां पर ईडब्ल्यूएस एडमिशन देने के लिए मना कर देता है स्कूल्स और ये ग्राउंड बताता है कि मेरे पास जर्नल के एडमिशंस नहीं हुए, और ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक ये सिचुएशन और एग्रीगेट होती जा रही है। ये बात हकीकत है कि मैक्सिमम स्कूल्स के पास जनरल एडमिशंस नहीं आए हैं। अब डी नॉमिनी बार बार उनको ईडब्ल्यूएस एडमिशंस के लिए कहता है और डायरेक्टरेट डी नॉमिनी के थ्रू प्रेशर करवाता है स्कूल्स को। तो अब क्या रोल बनता है, क्या प्रोसीजर डी नॉमिनी को करना चाहिए, इसके बारे में मैं 2 मिनट लूंगा बस आपके। डी नॉमिनी के कहने से अगर स्कूल ईडब्ल्यूएस जो उसको अलाट हुए उनके एडमिशन नहीं देता है, तो उनकी एक लिस्ट बनाए कि इन बच्चों को इसने एडमिशन नहीं दिया है, और अपने डिप्टी डायरेक्टर को एक नोटिंग में भेजे कि ये इन रूल्स का वायलेशन कर रहा है और इस अंडर रूल आरटी एक्ट 2009 सेक्शन 12 का वायलेशन है, नहीं दे रहा है एडमिशन, सेक्शन 2 का एडमिशन वायलेशन है। और डी जो डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट के हैं उस बेसिस पे उस स्कूल को एक शो कॉज नोटिस देंगे दैट यू हैव टू गिव एडमिशन फॉर ईडब्ल्यूएस। शो कॉज नोटिस जाने के बाद भी वो एडमिशन नहीं लेता है, तो उसकी एक फाइल बना के वो डायरेक्टरेट को भेजते हैं फॉर विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन एंड फॉर टेकिंग ओवर ऑफ द मैनेजमेंट। हमने कई स्कूलों का इस ग्राउंड के ऊपर विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन करा है और उन्होंने हाई कोर्ट में भी इसको चैलेंज करा, लेकिन हाई कोर्ट ने भी उनको कोई रिलीफ नहीं दिया कि आप इसको एनफोर्स करेंगे ही करेंगे, ईडब्ल्यूएस एडमिशन आपको देने हैं। तो ये आपको ये एक्शन अपने लेवल पे इनिशिएट करना होगा और डिप्टी डायरेक्टर को रिपोर्ट भेजनी होगी विद द लिस्ट ऑफ दो स्टूडेंट्स जिनको उसने एडमिशन नहीं दिया है। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म, बाकी काम आपका डिस्ट्रिक्ट और डायरेक्टरेट हेडक्वार्टर करेगा। सर एक छोटी सी क्वेरी और थी, जैसे मेरे पास 50 बच्चे डब्ल्यूएस में है, मैं उस पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रही हूँ, लेकिन 4 बच्चों की कंप्लेंट आई है,
बाकी 16 पेरेंट्स ने तो कंप्लेंट नहीं करी। तो वो कहते हैं कि मैडम अगर हम इन 4 बच्चों की करते हैं तो मेरे को तो इन सभी 16 की करनी पड़ेंगी, तो हमें 20 के 20 बच्चों की लिस्ट बनाकर भेजनी होगी। अगर एडमिशन नहीं दिया तो वो आप बिना कंप्लेंट के भी आप भेज सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। कंप्लेंट जारी करेंगे, आपको मालूम है सब लोग कंप्लेंट करने नहीं आते आगे। जी आप सर जी। सबकी लिस्ट बना के दीजिए डिस्ट्रिक्ट को, उस पे बेस पे शो का नोटिस इशू होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर जी। की रिगार्डिंग कुछ और सर्कुलर भी कोई है? पूछना चाहता है कुछ? I want to know something, sir. Please, I am audible, sir. Am I audible, आई sir? एम ऑडिबल, या Okay, प्लीज। sir, I want to know one thing, sir. There are different complaints, like from the public school, unaided schools, and for which the DD nominee is also consented. So, and in this matter, and actually being the HOS in the school, the DD nominee is busy. So, in that case, any representative from the part of the HOS or DD nominee can be sent to the public school or not. नो, His इट इज अ purpose, डेलीगेटेड, it is very much clear, it is a delegated power as per the act. Director has delegated this power to डी nominee और उसका प्रोविजन एक्ट के अंदर किया हुआ है। डी nominee को कोई पावर नहीं है आगे डेलीगेट करने की इस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। अगर वो नहीं जा सकता है, स्कूल को राइटिंग में भेजे, मेल कर दे 2 दिन पहले 1 दिन पहले कि इसको पोस्टपोन कर लें या प्रीपोन कर लें। अगर वो स्कूल को आप इंटीमेट करिए, नहीं जाते हैं आप, वो जिम्मेदारी आपकी है। एडवांस में नोटिस आ रहा है तो आप इंश्योर करिए कि आप मीटिंग को अटेंड करें। नहीं जाते तो आप किसी दूसरे को मत भेजिए, इट इज रॉन्ग ऑन योर पार्ट। ठीक है, आप नहीं भेज सकते, आपको ही जाना है। एक्सक्यूज मी सर। जी हाँ, मैं डॉक्टर पूरन सिंह। जी। हाँ सर, एक छोटी सी इंक्वायरी मुझे करनी थी। हम्म, सर ये जो माइनॉरिटी स्कूल का मैटर है, ये इसमें वाइस प्रिंसिपल का प्रमोशन की फाइल को ये करना चाह रहे थे इसके डीपीसी के लिए। अब एक बार डीपीसी तो अभी हुई नहीं फॉर्म, उससे पहले क्या उसको एक्टिंग वाइस प्रिंसिपल के रूप में मतलब इस मीटिंग में नॉमिनेट किया जा सकता है क्या? देखिए एक्टिंग वाइस प्रिंसिपल या एक्टिंग प्रिंसिपल जो है वो तो मैनेजिंग कमेटी का डिसीजन है, वो तो बनाया ही जा सकता है, वो रेगुलर पोस्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि डीपीसी होने वाली है तो थोड़े दिन के लिए वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये इंश्योर करें कि वो एक्टिंग प्रिंसिपल बन के या एक्टिंग वाइस प्रिंसिपल बन के अपने सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस ना कर सके। अगर पता लगा कि वही मीटिंग का पार्ट बन जाती है, सारे डिसीजन वही ले रही है, तो जाहिर सी बात है आप उसको सिलेक्शन से मना कैसे कर पाएंगी मैनेजिंग कमेटी। तो बस ये इंश्योर करना है, एक्टिंग प्रिंसिपल बनने में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्टिंग वाइस प्रिंसिपल बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका सिलेक्शन फेयर होना चाहिए जब भी हो। हाँ जी। एक चीज और बताएं सर जरा, इसमें जो इसके मॉनेटरी बेनिफिट हैं एक्टिंग वाइस प्रिंसिपल को, क्या जो वाइस प्रिंसिपल के जो सैलरी वगैरह जो बेनिफिट है, क्या जिस दिन से पास कर दिया जाएगा ये एजेंडा, तो क्या उसी दिन से क्या उसको ये एलिजिबल हो जाएगा उसको गेन करने के लिए? फाइनेंशियल बेनिफिट्स की जहां तक बात है, एक्टिंग वाइस प्रिंसिपल या एक्टिंग प्रिंसिपल्स पे एनुअल जितना भी उसको सैलरी है या पे है वो नहीं मिलती है, पे तो उसकी सब्सटेंसिव ही रहेगी। अगर वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल एक्टिंग बनाया जाता है तो वो पे तो वाइस प्रिंसिपल का लेगी, लेकिन काम वो प्रिंसिपल का कर सकती है। मान लीजिए वो सिलेक्शन कमेटी में सेलेक्ट हो जाती है, जब तक ऑर्डर इशू नहीं होते उसके, एक प्रॉपर ऑर्डर करे जाएंगे अपॉइंटिंग अथॉरिटी द्वारा। कमेटी की मीटिंग हो गई, अपॉइंटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर होते हैं 10 दिन बाद 15 दिन बाद, तो उसकी सैलरी फ्रॉम द डे ऑफ ऑर्डर और फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उस पोस्ट पे उसे ज्वाइन भी तो करना पड़ेगा। मान लीजिए ऑर्डर कर दिया, उसके पीछे वो 2 महीने की छुट्टी पर गई हुई है, तो उसको तो जब वो ज्वाइन करेगी फिजिकली हायर पोस्ट पे, उस दिन से उसकी सैलरी बनेगी हायर पोस्ट की, उससे पहले नहीं बन सकती है। खाली सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में पास हो जाने से कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होता जब तक कि वो ज्वाइन ना कर ले उस पोस्ट को। सैलरी भी उसी दिन से बनेगी हायर पोस्ट की। ओके सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जैसे मान लीजिए हम कोई एनोमली किसी काम में देखते हैं और हम डीडी को रिटर्न के अंदर अपनी जो भी हमारी एनोमली हमने फाइंड किया उसे बना करके भेज देते हैं, उसके बाद उसे फॉलो अप भी हमें करना पड़ेगा या हमारा काम यहीं पे खत्म हो जाता है? सैनी साहब, ऐसा है कि वैसे तो ये गवर्नमेंट प्रोसीजर है, अपने आप चलना चाहिए सिस्टम। आपकी जी जिम्मेदारी सर। राइटिंग में देने के बाद पूरी हो गई आपकी, लेकिन अब जी इसकी एक प्रैक्टिकल साइड भी देख लेते हैं। प्रैक्टिकल साइड ये भी है
कि मैं अर्न लीव की एप्लीकेशन जब यहाँ पर देता हूँ तो मैं खुद भी पीओसी में जाके या सेक्शन में जाके पूछता हूँ भाई मेरी अर्न लीव की एप्लीकेशन का क्या हुआ, वो पटअप हुई कि नहीं हुई। तो आप ये मान के चलें कि ठीक है आपने राइटिंग में दे दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, लेकिन अगर आप वाकई उस सीरियस हैं, उस मीटिंग में कोई बहुत गलत डिसीजन हो रखा है मैनेजिंग कमेटी में, आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो राइटिंग में देने के बाद मेरा अपना पर्सनल लेवल पे अगर मैं हूँ आपकी जगह तो मैं जरूर उस मैटर को परस्यू करूंगा और डिप्टी डायरेक्टर से एक आध बार मिलूंगा भी कि सर वो मैंने दिया था, आपने उसका क्या किया, उसे प्लीज कर दीजिए जल्दी। मेरा मानना है उसे हमें परस्यू कर लेना चाहिए। जी सर, लेकिन क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जो स्कूल होते हैं प्राइवेट, वो ऊपर हमसे जो अपर लेवल है वहीं पर जाकर के अपनी बातचीत कर लेते हैं और हम कहीं ना कहीं उपेक्षित रह जाते हैं और हमारा कुछ कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, इसलिए मैंने ये पूछा था। नहीं, आप ऐसा क्यों समझते हैं कि आपकी सुनवाई तो डी नॉमिनी की होती है। स्कूल वाले की डिप्टी डायरेक्टर तो स्कूल वालों की कभी नहीं सुनेगा, वो सबसे पहले आपकी सुनेंगे, आप डी नॉमिनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि डी नॉमिनी की सुनवाई ना हो। डिप्टी डायरेक्टर तो आपका हमारे सिस्टम का पार्ट है। अगर डिप्टी डायरेक्टर या मैं हूँ या आप हैं या कोई भी ऑफिसर है वो नहीं सुन रहा है, वो तो एक इंडिविजुअल लेवल का लैप्स है, वो तो मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन जी एज ए सर। सिस्टम एज ए जर्नलाइज्ड हम नहीं कर सकते। प्राइवेट स्कूल वाला कहीं भी पहुंच जाए, यहाँ तो डायरेक्टर साहब के पास भी बहुत ज्यादा स्कूल आके मिलते हैं, हमसे भी मिलते हैं, लेकिन बात वही मानी जाएगी जो डिप्टी डायरेक्टर कहता है या डिप्टी डायरेक्टर लिखकर भेजता है फाइल पे, और आपके यहाँ से जो लिख के आता है वही माना जाता है। मिलने जुलने से कुछ नहीं होता। आपने जो लिख दिया है अच्छे से लिख दिया है तो उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है सर, मतलब हम अपना जो सारा फोकस है वो अपनी जो हमारी जो रिटर्न उसमें है उसके ऊपर ही ज्यादा रखें। जी 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 जी, और उसको ठीक, थोड़ा थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर। Am I audible? जी बताइए, महेश कुमार जी बोलिए। Let me do it. Okay, sir. Are you listening to me, sir? हाँ हाँ बिल्कुल। Sir. Sir, I want to know one thing, sir. If there is a complaint from the private school and I am the DE nominee, sir, and that complaint has been sent through proper channel to the DE nominee, sir. In that matter, sir, the DE nominee is having the all complaint papers in the file, so that paper should be revealed to the school concerned or not. That I just want to know it. आपका क्वेश्चन में जो समझ पा रहा हूँ वो ये है जी कि सर। आपके पास कोई कंप्लेंट आई विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, जी किसी सर। ने टीचर ने कर दी उस स्कूल के अगेंस्ट में जहां पर वो एम्प्लॉय स्टूडेंट, है, मे बी उसी स्कूल स्टूडेंट, मे के बी अगेंस्ट में डी नॉमिनी को कंप्लेंट कर दी टीचर ने। यही नहीं क्वेश्चन है ना आपका? नहीं 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 सर, सर नहीं, नो नॉट लाइक दैट। अगर एक स्कूल को कंप्लेंट किया स्टूडेंट ने, सर ओके स्टूडेंट ने कंप्लेंट किया, बीपीसीआर में किया सर, प्रॉपर चैनल डी नॉमिनी के पास आ गई वो, जी, तो उसमें सर हम जब पब्लिक स्कूल से पूछेंगे उस कंप्लेंट के बारे में तो कंप्लेनेंट के जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिवील कर सकते हैं या नहीं, ये मेरी जानकारी है। बिल्कुल, वो तो आपको बताना पड़ेगा। पहले तो देखिए आप उसके जो भी पूछेंगे वो राइटिंग में पूछेंगे, जी ठीक है? सर। जब जी आप सर। उससे राइटिंग में पूछेंगे या कमेंट्स लेंगे तो वो कंप्लेंट आपको उनको देनी ही पड़ेगी कि ये कंप्लेंट है, आपके कमेंट्स क्या हैं, आपने ऐसा क्यों किया है, तो वो बताना पड़ेगा, वो तो रिवील करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, मैंने सोचा कि सर इट शुड बी कंसील्ड और नॉट, क्योंकि नहीं, देयर वो इज डीसीपीसीआर में भी अगर वो अपीयर होंगे तो पेरेंट्स या स्टूडेंट के साथ वो स्कूल वालों को भी बुलाते हैं, तो जी वहां सर। पे भी रिवील करते हैं वो। जी सर। तो रिवील तो ये आपके लेवल पे नहीं होगी तो डीसीपीसीआर के लेवल पे या डायरेक्टरेट के लेवल पे रिवील तो जरूर होती है वो। तो आपको रिवील करने में कोई ऐसी बात नहीं है जब तक अनलेस एंड अनटिल की वो ऑर्डर हो कि भाई इसमें बच्चे का नाम ना बताया जाए, अच्छा सर। या ऐसा कोई ऐसा ना हो जिससे उसकी मतलब पब्लिकली उसके ऊपर कोई स्टिग्मा ना लगे, तब तक बच्चे का नाम ना रिवील करना चाहिए। अदरवाइज नॉर्मल कंप्लेंट में तो आप पेरेंट्स की जो कंप्लेंट है वो जरूर रिवील कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ वो गार्जियन आया, गार्जियन आया आज ही आया। हाँ बोलो। वो तो कह रहे हैं आपसे मिलके गए थे आप। सुभाष चंद्रा जी 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 पार्टिसिपेंट्स, और किसी की कोई क्वेरी है अभी तो प्लीज पूछ लीजिए। मैम ये पूछना चाह रहा है क्या आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है ये इस ग्रुप के लिए, लिस्टा मैम?
सर ये क्वेरी हम बाद में ले लेंगे, अभी योगेश सर से आपसे कुछ पूछना है तो आप बताइए प्लीज। ओके। थैंक यू सो मच योगेश सर फॉर द वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। और सभी की क्वेरीज भी आई गेस दूर हो गई हैं अब। किसी पार्टिसिपेंट को कुछ पूछना है अभी? थैंक यू सो मच योगेश सर।